प्यारे बच्चों, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप उत्सुक होंगे कि मेरा परिचय क्या है। मैं गोपाल शुक्ला, सहायक अध्यापक, हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हूं। आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 6 जो कि त्रिभुज है, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और आप जो है पहले ये समझिए, ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो हमारे इस चैप्टर के चर्चा के बिंदु रहेंगे, समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, इस पे चर्चा करेंगे। 2 बहुभुजों के समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध है, इस पे चर्चा करेंगे। समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियों पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, इसकी चर्चा करेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रूफ देखेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पे आधारित प्रश्न करेंगे और इसके बाद आपको अभ्यास कार्य और अभ्यास प्रश्न मिलेगा जो कि आपका गृह कार्य होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियां क्या हैं प्यारे बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 चीजें होती हैं, आकार और आमाप। आकार और आमाप। अब आप ये समझिएगा आकार क्या होता है और आमाप क्या होती है। आकार यानी शेप और आमाप माने डायमेंशन। तो आकार जो है शेप और आप आमाप को साइज भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका आकार है, ये तो दोनों में एक समान होना चाहिए। समरूप आकृतियों में भी एक समान होना चाहिए, सर्वांगसम आकृतियों में भी एक समान होना चाहिए। आमाप जो है, आमाप का मतलब डायमेंशन, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई जो भी हो, जैसे भी फिगर हो, तो वो आमाप होता है। आमाप समरूप आकृतियों में जरूरी नहीं है सेम हो। आप समझिएगा अच्छे से, जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सर्वांगसम आकृतियों में तो जरूर सेम होगी। तो यानी सर्वांगसम आकृतियां इन दोनों को फॉलो करेगी और जो समरूप आकृतियां हैं वो फर्स्ट को तो फॉलो करेगी, सेकंड को करे या ना करे। और अच्छे समझिए, आकार माने जो जिस तरह की कोई आकृति दिखती है या चित्र दिखता है वो उसका आकार है, वो हूबहू होना चाहिए। और आमाप माने लंबाई चौड़ाई गहराई। तो चलिए परिभाषाओं को देखते हैं। 2 आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो देखिएगा आकार तो समान है लेकिन आमाप जो है वो जरूरी नहीं है समान हो, समान होना आवश्यक नहीं है। और सर्वांगसम आकृतियों में 2 आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों समान होते हैं, यानी आकार तथा आमाप दोनों समान हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम सर्वांगसमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये 2 चतुर्भुज हैं और आप देख रहे हैं ये दिखने में हूबहू हैं, एक जैसे हैं। और अगर आप इनकी डायमेंशंस को नापेंगे तो वो भी एक जैसी होगी। यानी प्यारे बच्चों, जैसे कि ये मेरा हाथ और ये हाथ एक जैसा दिख रहा है, और जब मैं इसे एक के ऊपर एक रखूंगा तो ये जो उल्टा हाथ है वो सीधे हाथ को छुपा लेगा और जो सीधा हाथ है वो उल्टे हाथ को छुपा लेगा। तो सर्वांगसम आकृतियों की एक खासियत होती है कि जो 2 आकृतियां हैं, अगर पहली आकृति दूसरे के ऊपर रखी जाएगी तो वो दूसरे को छुपा लेगी, दूसरे पहले के ऊपर रखी जाएगी तो पहले को छुपा लेगी। तो ये दोनों आकृतियां हैं, इनके आकार भी एक जैसे हैं और आमाप भी एक जैसे हैं। ये 2 त्रिभुज देखिए, इनके आकार भी एक जैसे हैं और आमाप भी एक जैसे हैं। अगर आप इस चित्र को इस चित्र के ऊपर लाएं या इस चित्र को इस चित्र के ऊपर ले जाएं तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। अब ये दोनों जो चित्र हैं वो वृत्त हैं और आप देख रहे हैं दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं। जब आप एक वृत्त को दूसरे वृत्त पे लाएंगे या दूसरे वृत्त को पहले वृत्त पे लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये हमें समझना है कि सर्वांगसम आकृतियों को देखने में भी एक जैसी लगेगी और उनकी लंबाई चौड़ाई या कहीं त्रिज्या है तो त्रिज्या, अगर कहीं भुजा है तो भुजा, उनकी सबकी माप एक जैसी होनी चाहिए। अब विभिन्न चित्रों और आकृतियों के माध्यम से हम समरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये भी ताजमहल है, ये चित्र भी ताजमहल का, ये चित्र भी ताजमहल का। बस अंतर क्या है, ये जो पहला चित्र है उससे दूसरा चित्र थोड़ा छोटा है, तीसरा चित्र और छोटा है। तो लेकिन
ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, तो आकार तो एक जैसा है, लेकिन इनकी जो शेप है वो एक जैसी है, लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, यानी आमाप एक जैसा नहीं है। इसलिए ये तीनों जो चित्र हैं वो आपके सर्वांगसम नहीं है, समरूप हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? समरूप। अब आप इन तीन चतुर्भुज पे नजर देखें तो ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, रंग भी एक जैसा है इनका, और लेकिन इनके आकार, पहले का आकार जो है वो दूसरे के आकार के बराबर है, दूसरे का तीसरे के बराबर है, लेकिन आमाप बच्चों बराबर नहीं है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा ये चतुर्भुज बड़ा है या ये, तो आसानी से बताएगा पहला बड़ा है, जबकि सर्वांगसम में दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम व्रत पे अगर नजर डालें तो तीनों व्रत एक जैसे दिख रहे हैं, यानी आकार तो एक जैसा है, लेकिन बच्चों इसका आमाप एक जैसा नहीं है। तो आप अच्छे से समझ गए कि सर्वांगसम आकृतियों के तो आकार आमाप दोनों समान होने चाहिए, और जो आपकी समरूप आकृतियां उनके आकार तो समान होंगे, आमाप समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब दो बहुभुजों के समरूप होने के लिए क्या प्रतिबंध है ये समझते हैं। दो बहुभुज का मतलब ऐसी बंद आकृति जिसमें कई भुजाएं हो, यानी कम से कम 3 से तो ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके बहुभुज कहलाएंगे। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? दो कंडीशंस होती हैं बच्चों, समझिएगा अच्छे से। पहला, उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो। जैसे मैंने ये एक आकृति खींची और ये मैंने दूसरी आकृति, आप देखें इसका प्रत्येक कोण 90, यानी संगत कोण बराबर हो रहे हैं। इसके संगत माने एक जैसे कोण बराबर हो, तो एक जैसे कोण बराबर हो रहे हैं। और अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो वो भी एक जैसा है। मान लीजिए ये है 2.8 और मान लीजिए ये है 3, तो इसकी भी सारी भुजा 3 है और इसकी भी सारी भुजा 2.8 है, तो अनुपात भी निकालेंगे तो अनुपात क्या आएगा? एक जैसा आएगा। तो यानी कि ये भी 2.8 और ये क्या हो गई? आपकी 3 हो गई। तो ये चीज आपकी लंबाई और चौड़ाई का अगर आप अनुपात निकालेंगे, बल्कि ये तो वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, तो अनुपात इसका इसके साथ निकालेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे, एक जैसा आएगा। तो एक जैसा आएगा, तो यही कह रहे हैं कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। तो दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज या दो पंचभुज या दो षटभुज क्या हो जाएंगे? आपके समरूप हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण के माध्यम से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ये चित्र देखिए, तो ये जो चित्र है, ये जो दो चित्र हैं इसमें आप देख रहे हैं कोण 85, 85, 70, 70, 105, 105, 100, 100। इसका मतलब संगत कोण तो देख रहे हैं आप लगातार बराबर आ रहे हैं। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है हमें। तो देखिए ऊपर की भुजा का अनुपात निकालना है, यानी कि DC बटे SR। तो DC कितना है? 2.4 और SR कितना है? 4.8। दशमलव से दशमलव हटा दिया। अब 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। उत्तर क्या आ गया? 1/2। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया? अब CB और किसका अनुपात निकाला? R³ का। CB और R³। तो CB का मान कितना है? 2.5 और RB का मान कितना है? 5। दशमलव से दशमलव हटाया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो उत्तर कितना आ गया? 1/2, यानी फिर 1/2 आ गया। ऐसे ही आप 1.5 और 3 का अनुपात निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा, और 2.1 और 4.2 का अनुपात निकालेंगे तो भी 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा आ रहा है और संगत कोण भी बराबर हैं। तो ये जो दो चतुर्भुज हैं दोनों क्या होंगे आपके? वो समरूप होंगे। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपको दिख रहा है कि संगत कोण सारे बराबर है, 90, 90, 90, 90। यहां भी 90, 90, 90, 90।
यानी ये कंफर्म हो गया कि संगत कोण बराबर है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं प्यारे बच्चों, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जो हमारी आकृतियां हैं वो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, संगत कोण बराबर हो गए। अब संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। इसकी लंबाई है DC और इसकी लंबाई है SR, और ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 3.5, दशमलव हटाया 0 आ गया। अब 5 6 30, 5 7 35, उत्तर आ गया 6/7। तो लंबाइयों का अनुपात आ गया 6:7। और अब अगर आप जो है चौड़ाइयों का अनुपात निकालें, CB, ये चौड़ाई है CB, और क्या चौड़ाई है आपकी SP ले लीजिए या R³ ले लीजिए, तो R³ 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, उत्तर क्या आ गया 1/1, यानी 1:1। और आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर हैं लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा नहीं है, अतः ये दो आकृतियां समरूप नहीं हैं। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं हम। इन दोनों आप चतुर्भुजों को देखिए, तो इसमें ये सारे कोण तो 90 अंश के हैं और ये वर्ग है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ये न्यून कोण है, तो इसका मतलब समकोण न्यून कोण के बराबर तो हो नहीं सकता, तो लग रहा है कि संगत कोण बराबर नहीं है। और लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा है क्योंकि ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। और अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 4.1/2.1/4.2, डेसिमल से डेसिमल हटाया, 21 1 1, 21 से 42 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया उत्तर 1/2। तो भुजाओं का तो अनुपात एक जैसा है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। और बच्चों समझ लीजिए, जब तक दोनों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होंगी, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप और सर्वांगसम आकृतियों पर आधारित जो विभिन्न प्रश्न हैं वो हल करते हैं। हमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सभी व्रत सर्वांगसम तो हो नहीं सकते क्योंकि एक व्रत छोटा होगा, एक व्रत बड़ा, तो इसका आकार तो एक जैसा है, आमाप एक जैसा नहीं है। और मैंने आपसे बताया कि अगर आकार एक जैसा होगा, आमाप भले एक जैसा हो या ना हो, तो वो जो चित्र हैं या वो जो आकृतियां वो क्या कहलाएंगी, समरूप। तो इसका उत्तर क्या हो गया, समरूप। तो आप खाली स्थान में क्या भर दीजिएगा, समरूप भर दीजिएगा। ऐसे ही वर्ग, वर्ग एक छोटा हो सकता है, वर्ग एक बड़ा हो सकता है, तो दोनों ही वर्ग हैं, दोनों का जो है आकार एक जैसा है लेकिन आमाप एक जैसा नहीं। और आकार अगर एक जैसा है तो हम उसको सर्वांगसम नहीं कह सकते, हम उसको समरूप कह सकते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या आ गया, समरूप। ऐसे ही सभी त्रिभुज समद्विबाहु, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। अब दो ऐसे त्रिभुज हो सकते हैं जिनके कोण बराबर ना हो संगत, या भुजाओं का अनुपात समान ना हो, तो ये गारंटी नहीं है। लेकिन समबाहु त्रिभुज, अगर एक समबाहु त्रिभुज ये है, दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश, और इसका भी प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 अंश। तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे और भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा हो जाएगा संगत भुजाओं का। तो इसका मतलब ये समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली जगह में क्या भरना है, समबाहु भरना है। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ये मैंने जो आपको बहुभुजों की समरूपता की परिभाषा बताई थी उसी पे आधारित खाली जगह है कि उनके संगत कोण क्या होंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहले खाली स्थान में आप ये भरिएगा, और उनकी संगत भुजाओं समानुपाती होनी चाहिए, ये आप दूसरे खाली स्थान में भर दीजिएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न हो गया। अब देखिए त्रिभुज की समरूपता क्या होती है ये समझते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसका मतलब संगत कोण आपस में बराबर है, कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। और संगत भुजाएं क्या होगी, यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, इसके सामने वाली भुजा हो गई BC, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, वो हो गई EF। तो BC और EF का अनुपात।
अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, AC, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये हो गई DF। तो AC और DF का अनुपात। ऐसे ही इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, AB, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, DE। तो ये अनुपात बराबर है। तो संगत भुजाएं कौन सी होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं होती हैं। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानी जाती है। पहले हम प्रमेय पढ़ते हैं, क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो AD और DB का अनुपात है वो AE और EC का अनुपात होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए BC के समानांतर कौन सी रेखा खींची गई है, DE रेखा खींची गई है। अब जब DE रेखा खींची गई है तो वो AB के भी दो पार्ट कर रही है और AC के भी दो पार्ट कर रही है, और आपको क्या सिद्ध करना है कि जो पार्ट हो रहे हैं उनमें अनुपात एक जैसा होगा। आप देख रहे हैं AD और DB का जो अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब रचना देखते हैं कि हमें रचना जो है वो क्या करनी है, हमें एक तो हमें B को E से मिला देना है, एक C को D से मिला लेना है। तो प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात है, जो इसमें चतुर्भुज है ना, उस चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दीजिएगा, पहली बात। और जो ऊपर आपको त्रिभुज दिख रहा है उसमें क्या करना है, ये त्रिभुज का है आधार, ये है त्रिभुज का आधार। तो जो त्रिभुज का आधार है जिस पे त्रिभुज खड़ा होता है उसके दो कॉर्नर हैं D और E, जिसको कि आप शीर्ष भी कहते हैं। तो इनसे आपको सामने वाली भुजाओं पर लंब डाल देना है। जैसे आपने ये डाला है DM और क्या डाला है EN, ये लंब डालना है। तो दो बातें आपको रचना में करनी है, एक तो नीचे वाले चतुर्भुज के विकर्ण को मिला देना है और ऊपर वाले त्रिभुज का जो आधार है ना उसके शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे आपको क्या डाल देना है, लंब डाल देना है। इतना सा काम करना है, क्योंकि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना है, ये हमें करना पड़ेगा। अब देखिए आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है। अब बेस को हमने B मान लिया और ये आपकी हाइट है H। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में कहते हैं एरिया, और ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया A, B और C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आप जानते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। और एक चीज और है, क्योंकि अंग्रेजी में एरिया कहते हैं क्षेत्रफल को, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में क्या करेंगे, एरिया को AR डॉट से प्रदर्शित करेंगे। और अब आगे बढ़िएगा, आप क्या करते हैं, लेकिन एक चीज और समझिए, जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज है और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बेस तो आपका हो गया ये। अब हाइट के लिए आप लंब डालेंगे किससे, मान लीजिए इस त्रिभुज से ABC, इस त्रिभुज से आपको क्या करना है, लंब डालना है। अब लंब डालेंगे तो लंब जो है वो किस भुजा पे नहीं आएगा, BC भुजा पे तो कतई नहीं आएगा, ये BC भुजा है। तो लंब जो है वो जब आप भुजा को बढ़ाएंगे तब वो लंब आएगा। तो यानी कि जो लंब आएगा वो BC भुजा को बढ़ाने पे आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपका त्रिभुज अधिक कोण है तो अगर लंब अगर नहीं आ रहा है त्रिभुज के अंदर तो उसके आधार को बढ़ा दीजिए और तब फिर आप लंब डालिए, वही उस बेस के लिए किसका काम करेगा, लंब का कार्य करेगा। अब हमने क्या लिया, त्रिभुज ADE ले लिया, त्रिभुज ADE, इसमें आधार क्या है AD, हमने आधार क्या मान लिया AD को। अब AD पे लंब क्या है, AD पे लंब है EN, तो 1/2 AD इंटू EN, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, BDE। अब BDE में हमने आधार क्या मान लिया, BD। अब क्योंकि आधार BD मान लिया, मैं E से लंब डालना हूं तो वो इस त्रिभुज के अंदर तो आ नहीं रहा, इस त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम BD को बढ़ा दें तो बाहर आ रहा है EN, तो लंब तो EN हो गया, चाहे त्रिभुज के अंदर आए चाहे त्रिभुज के बाहर जाए, तो ये हो गया EN। अब आपने इन दोनों का भाग लगा दिया तो 1/2 से 1/2, EN से EN कट गया, उत्तर क्या आ गया,
AD अपॉन DB। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। आपने ऊपर वाला त्रिभुज लिया और एक बायां जो आपका ये जो त्रिभुज के नीचे है, ये जो बाएं हाथ पे जो ट्रायंगल बनना है BDE, इसको ले लिया और उन दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के और उसका भाग लगा दिया। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ऊपर वाला त्रिभुज तो फिर लेना है और अब की बार हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, ये वाला त्रिभुज लिया था। तो त्रिभुज ADE में हाफ, अब की बार आपने आधार क्या मान लिया, इसको मान लिया आधार, ठीक है। तो इसको मान लिया तो लंब क्या हो गया, इस पे लंब हो गया DM। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ AE इंटू DM। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब DEC में आधार किसको मान लिया आपने, आधार इसको मान लिया। अब लेकिन जो लंब है, अगर आप D से लंब डालेंगे तो वो लंब त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये रहा लंब DM। तो क्या हो गया, 1/2 EC इंटू DM। अब आपने क्या किया, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग लगा दिया और जब भाग लगाया 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, उत्तर क्या आ गया, AE/EC। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 6। अब क्या करना है, ये समीकरण 3 है जो हमने पहले पेज पे देखा था, ये हमारा समीकरण 6 जो दूसरे पेज पे हमने देखा। अब एक मिनट, एक आपने अपनी क्लास 9th में रिजल्ट पढ़ा होगा, मान लिए दो त्रिभुज के आधार एक जैसे हैं, ये आधार AB है और एक समानांतर रेखा है, उस पर दो शीट्स इसके और आ रहे हैं, कौन कौन से, P और Q, ठीक है। तो आप APB निकालें या AQB निकालें, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर दो त्रिभुजों के आधार एक जैसे हैं तो दो शीट्स तो वही हो गए आपके। तीसरा शीट्स अगर किसी इस AB रेखा के समानांतर कोई रेखा है, उस पे अगर तीसरा शीट्स आ जाएगा तो जितने भी त्रिभुज प्यारे बच्चों बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ ABP किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABP BPQ। तो यहां पर भी तो ऐसा ही हो रहा है प्यारे बच्चों। आप देखिएगा कि इन दोनों त्रिभुजों में आधार तो सेम है, DE कौन से त्रिभुज में, DEB में और DEC में आधार एक जैसे हैं और DE के समानांतर जो रेखा है उसी पे ही तो तीसरा शीर्ष जो है वो आ रहा है, ये B और C। तो जो क्षेत्रफल DEB का होगा वही क्षेत्रफल DEC का होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। अब हमने क्या किया, समीकरण 6 में ये जो DEC है इसको हटा के क्या लिख दिया आपने, BDE लिख दिया और BDE लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो समीकरण 3 है और समीकरण 7 है उसका बायां पक्ष बराबर हो गया और जब बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। और भाई यही तो हमें प्रमेय सिद्ध करनी थी कि जो AD और DB का अनुपात है वही AE और EC का अनुपात है। यही तो आपकी क्या हो गई, थेल्स थ्योरम हो गई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है, रचना में चतुर्भुज के विकर्ण बनाने हैं और ये जो इसका आधार है इसके शीट से सामने वाली भुजाओं पे लंब डालना है। ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, बायां त्रिभुज लेना है, पहली बार में ऊपर वाला त्रिभुज लेना है, दायां त्रिभुज लेना है, क्षेत्रफलों का भाग लगाना है और लास्ट में क्या कर देना है, क्योंकि DE ये जो दो आपके ट्रायंगल हैं BDE और DEC, इनके दोनों के आधार एक जैसे हैं और जो तीसरी भुजा है वो DE के समांतर रेखा पे आ रही है तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। तो इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और इसको BPT थ्योरम भी कहते हैं। अब बच्चों इस पे एक प्रश्न कर लेते हैं, यदि DE इज पैरेलल टू BC, ये दे रखा है हमें और ये सारी मापें दे रखी हैं, AD की माप 1.5, DB की माप 3 और AE की माप 1 सेंटीमीटर, EC की मान निकालना है। अब हमने क्या लगाया, BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये अप्लाई कर दी। क्या है ये, AD और DB में जो अनुपात होगा AE और EC में अनुपात होगा, लगा दिया। AD का मान चित्र से 1.5 और DB का मान चित्र से आपने क्या लगा दिया, 3। AE का मान 1 और EC का मान, तो EC तो निकालना ही है, फिर आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1.5 EC इक्वल्स टू 3, 1.5 का डिवाइड कर दिया, डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2/1 का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका उत्तर,
2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप बीपीटी पे आधारित क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों, आज आपको जो मैंने पढ़ाया है, मुझे विश्वास है आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। अब बच्चों, आप जो है घर पे जाके इन टॉपिक्स का रिवीजन करिएगा। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए, या आपके पास मोबाइल्स हो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अगली कक्षा में।